और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बज गया बिगुल। जी हाँ, गुजरात में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और आपको बता दें कि 1 दिसंबर को लगभग 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और 5 दिसंबर को 93 सीटों पर वोटिंग होगी। 8 दिसंबर को गुजरात चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। तो जिस घड़ी का, जिस पल का सबको इंतजार था, हालांकि न्यूज इंडिया ने ये पहले ही कह दिया था कि 2 चरणों में चुनाव संभव है, 2 चरणों में चुनाव होंगे और 1 और 5 दिसंबर, जैसा कि पहले ही न्यूज इंडिया ने कहा, न्यूज इंडिया की खबर पर मुहर लगी। हमारे तमाम सहयोगी भी ग्राउंड जीरो से लगातार आप तक खबरें पहुंचा रहे थे गुजरात के चुनाव को लेकर और अब ठीक वैसा ही हुआ जैसा उम्मीद जाहिर की गई थी। 5 दिसंबर और 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और 8 दिसंबर को गुजरात चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। लगातार अगर देखा जाए तो गुजरात में चुनाव हमेशा से ही दिलचस्प रहे हैं और इस बार और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाएंगे हमारे अगर देखा जाए इस बार के विधानसभा चुनाव। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन इस बार मेरी सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ गई है, चारुल शर्मा। तो ऐसे में सबसे पहले मैं रुक करूंगी मेहुल की। और मेहुल, देखिए सबकी निगाहें गुजरात पर है और आज सवाल कई सारे होंगे गुजरात को लेकर, लेकिन टेक्निकली कैसे इस बार चुनाव आयोग ने और भी इंतजाम को चाक चौबंद किया है, ये जानकारी भी जरूर पहुंचाएं। के लिए मुहिम छेड़ी थी चुनाव आयोग ने और जिस तरह से चुनाव आयोग ने आकलन देकर आंकड़ा सामने आया कि तकरीबन 4 से 4.5 लाख नए वोटर जो है पहली बार इस 2022 विधानसभा चुनाव में वोटिंग करेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सूचियों की। अभी जो की है कमलम में, गांधीनगर में गृह राज्य मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत जो कोर कमेटी की बैठक है, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक इसे कह सकते हैं, ये आकलन कर रहे हैं। आज 47 बैठकों पर विचार विमर्श किया जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या भारतीय जनता पार्टी के लिए होगी वो 2017 के बाद 2022 तक में जितने लोग कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं वो लोग टिकट की आस लगाए बैठे हैं। राजीव भी मेरे साथ जुड़े, मेरे सहयोगी। राजीव, फटाफट से बताएं, इलेक्शन कमीशन ने और क्या महत्वपूर्ण बातें की है तमाम चुनाव को लेकर, तारीखों को लेकर, क्या कुछ कहा है और खास बात? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराने को लेकर पूरी तैयारी की है। इस बार नया प्रयोग भी किया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। 1200 से अधिक ऐसे बूथ हैं जहाँ पे लेडीज इंप्लॉई के कर्मचारी जो हैं चुनाव के दौरान मौजूद रहेंगी। साथ ही जो दिव्यांग है उनके लिए अलग बूथ बनाया गया है। कम उम्र के जो कर्मचारी हैं गुजरात में और जो चुनाव में लगाए जाएंगे सरकारी कर्मचारी, उनके लिए सेंटर करीब 35 पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पर तैनाती होगी। तो इस तरह से लोगों को, आम जनमानस को सहूलियत मिले, लोग घरों से निकल के अपने मत का प्रयोग करें। इसको लेकर चुनाव आयोग बहुत तत्परता से तैयारी ठीक है। राजीव बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लूंगी। नमित भी हमारे साथ जुड़े हैं। नमित, दिल्ली में इस वक्त हलचल कितनी तेज है और लिस्ट को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी जो है उस चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि 8वीं सूची जो है आम आदमी पार्टी की मंगलवार को आई थी और कुल मिलाकर 182 में से 108 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आम आदमी पार्टी कर चुकी है। पहली ऐसी पार्टी है, जैसे मैं पहले बता रहा था, कि 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आम आदमी पार्टी ने कर दिया है। क्योंकि गुजरात चुनाव के अंदर सिनेरियो थोड़ा सा अलग नजर आ रहा है। जहां बीजेपी के पास 2017 में 99 सीटें थी, उनको अपने 27 साल का किले बचाने के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। कांग्रेस की बात करें, जिनको 77 सीटें 2017 में मिली थी, उनको भी काफी मुश्किल होगा कि कैसे वो 77 सीटों को बचाएंगे। आम आदमी पार्टी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है गुजरात के अंदर, लेकिन पाने के लिए उनके पास बहुत कुछ है। क्योंकि पंजाब के अंदर जिस तरीके से वो गारंटी के दम पर चुनाव जीते, उन्हीं गारंटियों के दम पर वो गुजरात के अंदर भी चुनावी मैदान में उतरे हैं। तमाम फ्री शिक्षा की बात करें, फ्री स्वास्थ्य की बात करें, ऐसी तमाम गारंटियां गुजरात की जनता को आम आदमी पार्टी ने दी है। लेकिन उन गारंटियों पर गुजरात की जनता किस तरीके से अपना वोट करेगी, ये संजीव जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। देखिए संजीव जी, नमित ने जैसा कि बताया कि इस बार आम आदमी पार्टी के पास खोने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। इस बार आम आदमी पार्टी का रोल कितना अहम होने वाला है गुजरात के चुनाव में? देखिए, सीधी सी बात, टक्कर सामने दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में। आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी जिसके पास बहुत सारे चीज
दिल्ली से जाकर के गुजरात में बताने के लिए कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली, पानी, महिलाओं के लिए काम किया है। अभी हाल फिलहाल में देखा आपने कि महिला मोहल्ला क्लिनिक की भी बात वो कल कर रहे थे और उन्होंने उद्घाटन किया, 100 से ज़्यादा खोलने वाले हैं। तो वो तमाम एक नई पार्टी के पास वो उपलब्धियाँ, जो नई उपलब्धि है वो उसको ले जाकर के वो भारतीय जनता पार्टी के अपने गढ़ में ले जाकर बताने का प्रयास कर रहा है और लोग जुड़ रहे हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती यही है, क्योंकि तकरीबन 27 साल, मैं बार बार कहता हूं कि 27 साल में कम से कम पार्टी के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास 27 उपलब्धियां तो होनी चाहिए कि वो उन उपलब्धियों के आधार पर बात करें। लेकिन वो लाते हैं, कभी आम आदमी पार्टी के किसी वीडियो की बात करेंगे, कभी धर्म की बात करेंगे, कभी आप ये कहेंगे कि अब हिंदुओं के। ठीक है, ऋषभ जी से ही पूछ लेते हैं। ऋषभ जी, क्या 27 साल में 27 उपलब्धियां हैं आपके पास? ऋषभ जी, 127 उपलब्धियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी के वहां की जनता समझती है और वहां उनको पेश करती है। और जो वीडियो लाने की बात, धर्म के लाने की बात ये कर रहे हैं, तो एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते अगर कोई दूसरी पार्टी गलत करेगी, लोगों को मिसगाइड करेगी, उनको तोड़ मरोड़ के उनके मनोभाव के साथ खेल खेलेगी, तो हम उससे सामने जरूर लाएंगे। क्योंकि हमारा मकसद केवल ये है कि देश के अंदर एक स्वच्छ वातावरण हो और उसके अंदर एक सही राजनीति हम पेश कर सके। और भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी अगर आप देखेंगे तो उसमें पंथ निरपेक्षता खुले तौर पे है, जिसका मतलब है सभी धर्मों का आदर करते हुए मूल्यों के आधार पर राजनीति करना। और हम अपने मूल्यों के आधार पर राजनीति करते हैं। लेकिन दिक्कत यह है, किसी को बहुत जल्दबाजी है देश के नेता बनने की, तो बने, कोई आवश्यकता नहीं हमें उसमें इंटरफेयर करने की। जनता जवाब देती है अपने मतों से और जनता जवाब देगी। गुजरात का रिजल्ट आ जाने दीजिए, बहुतों के जो पंख लगे हैं गलत फहमियों के, वो कटने वाले। बिल्कुल। मोहम्मद आसिफ जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी कि कांग्रेस के पास क्या रोड मैप है। आपने देखे, आपके जो बड़े चेहरे रहे थे, युवा चेहरे जिन पर आपने भरोसा जताया था, वो भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। हार्दिक पटेल आप ले लीजिए, उनके दम पर पाटीदार समाज को आप सोच रहे थे। लेकिन अब इस बार क्योंकि 24 साल से सत्ता से दूर और कांग्रेस जमीनी स्तर पर बहुत ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आ रही है। अगर कांग्रेस जमीनी स्तर पर मजबूत ना होती तो कल भाजपा के नेता प्रभात सिंह चौहान एक्स MP कांग्रेस ज्वाइन न करते। 4 दिन पहले वघेला के बेटे भाजपा छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन न करते। कांग्रेस का सीधा सीधा चुनाव भाजपा से और भाजपा की भ्रष्टाचार सरकार से है। उस भाजपा की भ्रष्टाचार सरकार जिसका हमने देखा किस तरीके से कोविड के अंदर अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल का वेंटिलेटर का हाल क्या हुआ, किस तरीके से मौतें हुई, उस भ्रष्टाचारी। आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से आपका मुकाबला है? जो पार्टी 24 साल से सत्ता में है, आप एंटी कंबेंसी भी ला सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको लगता है कि अभी भी मुकाबला है? मुकाबला हमारा ही है, आम आदमी कहीं भी सामने नहीं है। आप देख लेना, जब रिजल्ट आएगा 8 तारीख को, दोनों स्टेटों में सरकार हम ही बनाएंगे, हिमाचल गुजरात के अंदर। आपका रहने वाला, अगर एक बार आप बता पाए कि क्या रोड मैप रहने वाला है? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पूरा दिल्ली मॉड्यूल, जिसके बलबूते उसने पंजाब चुनाव जीता, वो गुजरात में उतार दिया। हम बता तो रहे, हमारा मेन मॉडल होगा भ्रष्टाचार के खिलाफ। जिस तरीके से भाजपा ने भ्रष्टाचार किया है, जिस तरीके ठेकेदार प्रथा को आगे बढ़ाया है, जिस तरीके से भ्रष्टाचारी लोग, उनके मंत्री आज भी जेल से बाहर है। मैंने सबसे पहले आपको उदाहरण दिया, जिस तरीके से सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद के अंदर वेंटिलेटर घोटाला हुआ, सब लोगों ने देखा, सब चैनलों पर चला, किसको ठेका दिया गया, किस तरीके से मौतें हुई। अब जिस तरीके से झूले का मामला हुआ, उस झूले पुल के ऊपर किस तरीके से मौतें हुई, उनके मंत्री फिर बचे रहे। वो भ्रष्टाचारी सरकार है, उससे हमारी लड़ाई है। बेरोजगारी से लड़ाई है। जो नए युवा 4 लाख हुए हैं, उन 4 लाख युवाओं को मालूम है किस तरीके से भाजपाओं ने उनके साथ छल किया है, कपट किया है, रोजगार छीने हैं। हमारी लड़ाई रोजगार से है। दूसरी भ्रष्टाचार की हम बात करते हैं, किस तरीके दिल्ली का मॉडल भ्रष्टाचार का। आज दिल्ली का हेल्थ मिनिस्टर 5 महीने से जेल के अंदर है, आज भी वो हेल्थ मिनिस्टर है। ये भ्रष्टाचारी सरकार आम आदमी हो या भाजपा हो, किस तरीके से मिलकर काम कर रहे हैं। इनके शिक्षा मंत्री आसिफ जी, मैंने आपसे आपका मॉड्यूल पूछा था, क्या मॉडल आप लेकर जाने वाले हैं गुजरात चुनाव में? आप मुझे भारतीय जनता पार्टी की कमियां बता रहे हैं, दूसरे की कमियां लेकर जाएंगे या अपना कोई मॉडल है? ये मेरा आपसे सवाल था। आपने शायद सवाल गलत तरीके से समझा। कोई नहीं, मैं संजीव मैं लौटूंगी आपके पास। संजीव जी के पास आना चाहूंगी। संजीव जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप हमारे साथ हैं, आपसे ये समझना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी की मौजूदगी ने ही पूरा मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। अब ऐसे में, जिस तरह भी मोहम्मद आसिफ जी भी कह रहे थे कि क्या लगता है, बहुत सारी चीजें आम आदमी पार्टी के फेवर में भी रही हैं और अगेंस्ट में भी रही हैं, चाहे शपथ को लेकर मंत्रियों का विवाद रहा हो या फिर बहुत सारे मुद्दे। लेकिन आम आदमी पार्टी क्या लगता है कोई तिलिस्म कर पाएगी इस बार? देखिए, आम आदमी पार्टी जिस तरह से दिल्ली से निकल करके लगातार अलग अलग स्टेट में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है और लोग उसके नीतियों की सराहना कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी मजबूती है आम आदमी पार्टी के लिए।
बहुत छोटी सी पार्टी है, बहुत कम उम्र में उसने जिस तरह के सफ़र तय किए हैं और लोगों का प्यार मिला है, हम इस दावे के साथ कह सकते हैं कि जिस तरह से गुजरात की बात मैं कर दूं कि 27 साल में अभी मैंने कहा कि वहाँ बेहतर शिक्षा होनी चाहिए थी, बेहतर स्वास्थ्य होनी चाहिए थी। यदि आज भी गुजरात में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, वहाँ शिक्षा व्यवस्था यदि बदहाल है, और एक ऐसी पार्टी जहां दिल्ली की बात हम कर ले तो दिल्ली में अभी से 10 साल पहले तक की स्थिति ये थी कि आपके बच्चे यदि सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे तो वो शर्म का विषय हुआ करता था। आज कम से कम ये शर्म का विषय गर्व के विषय में बदल गया है कि लोग डंके की चोट पे कहते हैं कि मेरे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। और संजीव जी, देखिए दिल्ली और गुजरात में डिफरेंस भी तो है, ये भी समझने की जरूरत है। हाँ, ये बिल्कुल हम आपकी बात से मानते हैं। देश के प्रधानमंत्री वहीं से आते हैं। देश के प्रधानमंत्री जब वहां से आए और दिल्ली की तरफ उन्होंने कूच किया, तब से गुजरात में भी आप देखेंगे कि ग्राफ भारतीय जनता पार्टी का नीचे की तरफ गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा होता यदि कि बेहतर काम करते तो हर इलेक्शन दर इलेक्शन उनकी स्थिति और मजबूत होनी चाहिए थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद लोगों ने धीरे धीरे उनको नीचे की तरफ ले गया है। अब उसी का लाभ एक तरह से आम आदमी पार्टी, चूंकि विपक्ष की एक सशक्त भूमिका मैंने खुद कहा कि कांग्रेस पार्टी को जो निभानी चाहिए थी वो कांग्रेस पार्टी निभाने में नाकामयाब रही है। लोगों के लिए लोगों के मन में एक बात तो है ही कि यदि विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है, एक ऐसी पार्टी आए जो आंखों में आंखें डाल के बात करे, भ्रष्टाचार पे बात करे, शिक्षा की बात करे, स्वास्थ्य की बात करे, अपने मॉडल की बात करे। आपने कई बार पूछा कि आसिफ भाई हमारे बगल में बैठे हैं कि आप बताइए कि आपके पास मॉडल क्या है, आप क्या देना चाहते हैं गुजरात के लोगों को। तो इनके पास वो कोई प्लान नहीं है। दक्षिण को देखिए, मुझे लगता है दक्षिण के लिए संजीव जी, दक्षिण के लिए भारत जोड़ो यात्रा में बहुत एक्टिव नजर आ रही है कांग्रेस। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए वहां पर दिखाई भी दे रही है, लेकिन इधर गुजरात और हिमाचल के लिए बहुत बड़ा कुछ ऐसा प्लानिंग दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, कांग्रेस एक बहुत बड़ी पुरानी पार्टी है, तकरीबन 135-40 साल पुरानी उनकी अपनी एक इतिहास रही है और बड़े मजबूती के साथ उन्होंने देश के लिए सेवाएं भी की है, हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन जब आपकी प्राथमिकताएं खत्म हो जाती है, धीरे धीरे भारत की राजनीति में यदि आप धीरे धीरे हाशिए पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप में जो टेम्पर होना चाहिए, जो टाइमिंग होनी चाहिए, आखिर लोग, ये कौन लोग हैं जो आम आदमी पार्टी को पसंद करना शुरू कर दिए? ये कौन लोग हैं जो बीजेपी को हाशिए पे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं? ये वो सारे लोग हैं जो कभी कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ करते थे। कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा यदि आज इस वक्त इस स्थिति में हुई है तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी ही जिम्मेवार है। त्वरित कार्रवाई करने की क्षमता, किसी बात पर डिसीजन लेने की क्षमता, हर एक स्टेट में आपस में सिर फुटबॉल जिस तरह की बातें होती हैं, केंद्रीय नेतृत्व की कोई बात नहीं मानी जाए, तो ये सारी कमियां रही है जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी आज इस हालत में पहुंची है। और उन्हीं सबके बीच में आम आदमी पार्टी एक अपना रोल मॉडल लेकर के एक दिल्ली मॉडल लेकर के वो लगातार घेरने का प्रयास कर रही है और लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपने आम आदमी पार्टी के लिए कहा, नमित भी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नमित, अभी प्रत्याशियों की सूची को लेकर कितनी तैयार है आम आदमी पार्टी? देखिए, बिल्कुल लगातार गुजरात के लोगों से भी जिक्र किया जा रहा है और वहां पर जो पार्टी के अध्यक्ष हैं गोपाल इटालिया, उनसे भी जिक्र किया जाता है। अभी तक 182 में से 108 नामों का ऐलान आम आदमी पार्टी कर चुकी है, 8 सूची निकाल चुकी है, 9वीं सूची भी जल्दी देश के सामने होगी। लेकिन जिस बात का जिक्र मैं पहले कर रहा था कि कितनी सीटें किस पार्टी को मिलेंगी, आम आदमी पार्टी का थोड़ा सा प्लान अलग रहता है। जितने भी राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़े हैं, पंजाब की बात करें या फिर बाकी और राज्यों की बात करें, आम आदमी पार्टी ने कभी नहीं कहा है कि हमें इतनी सीटें मिलेंगी। उनका यह कहना है कि हम जनता को गारंटियां दे रहे हैं, जनता उन गारंटियों पर हमें कितना आशीर्वाद देती है ये जनता के ऊपर है। क्योंकि इस बार का चुनाव, ये जो लोकतंत्र का पर्व होता है हमारे अंदर, जो विधानसभा के चुनाव होते हैं अंशिका, ऐसे में जनता क्या कुछ उलटफेर कर दे किसी को नहीं पता। हमने हालिया का एग्जांपल पंजाब में देखा था कि बड़े बड़े नेताओं को वहां की जनता ने धराशायी कर दिया था। तो क्या कोई चमत्कार ऐसा गुजरात के अंदर भी हो सकता है, ये बड़ा सवाल है। दूसरा ये कि आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत इस बार गुजरात के अंदर झोंक दी है। तमाम जो आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर्स हैं वो मैक्सिमम जो अपने दिन है वो गुजरात के अंदर बिता रहे हैं। और हाल ही में मोरबी के अंदर जो घटना हुई उसके खिलाफ उसको भी लेकर आम आदमी पार्टी बड़ा मुद्दा बना रही है। बिल्कुल नमित, आप बने रही, राजीव भी हमारे साथ हैं। राजीव, देखिए इस बार कई सारी चीजें ऐसे हैं जो बदली गई हैं। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर आप देखिए कि जिन लोगों का, जिन प्रत्याशियों का क्रिमिनल बैकग्राउंड होगा उन्हें इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पे उसे अपलोड करना पड़ेगा। यानी ऐसी कई सारी चीजें ऐसी इस बार देखने को मिल रही है जो इलेक्शन कमीशन की ओर से नई की गई, नया फैक्टर। बिल्कुल सही कहा आपने। इलेक्शन कमीशन ढेर सारा बदलाव किया है कि जिसका जो बैकग्राउंड है वो जो है इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पे अपलोड करेगा। साथ ही जो है एक आम नागरिक को फैसिलिटी दी गई है कि वो जो है इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पे जाके अपने जो नेता है, अपने जो प्रत्याशी है उनको चेक कर सकता है कि कहाँ पे मतलब क्या पोजीशन है उनकी। तो इस तरह की व्यवस्था की गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि जो पहली बार जो मतदाता है उनके लिए अलग जो है पूरी व्यवस्था की गई है। खास करके महिलाओं के लिए पूरी व्यवस्था की गई, जहाँ
महिला इम्प्लाई वहाँ पे मौजूद रहेंगे, जो नोडल अधिकारी और सुरक्षित रहेंगे। साथ ही जो है कम उनके जो कर्मचारी है उनके लिए व्यवस्था की गई है। 2 चरणों में मतदान हो रहा है। इसके बाद 2017 में भी जो है मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई थी, लेकिन इस बार निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ी तैयारी की है। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए या जनमानस को जागरूक करने की बात की जाए, हर तरह से जो है चुनाव आयोग ने लोगों को मैसेज किया और अभी भी मैसेज दिए जा रहे हैं। दिक्कत हो तो वो जो है अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है चुनाव आयोग के पोर्टल के माध्यम से और तत्काल। ठीक है राजीव, बने रहिए और भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। लेकिन ऋषभ जी देखिए, थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे कांग्रेस ये कह रही कि हम अपने आप को कॉम्पिटिटर के तौर पर देख रहे हैं, हम एक मजबूत विपक्ष की नजर से अपने आप को वहां पर देख रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप अपने लिए कंपटीशन के तौर पर किसे देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? जी देखिए, मैं सारे विषयों को सुन रहा था। मैं सबसे ये कहूंगा कि सबसे पहले आपने जो प्रश्न किया है उस पर मैं जवाब देता हूँ। हमारे लिए कंपटीशन, हमारे द्वारा अगर कुछ चीजें छूट गई हैं तो उससे होगा। हमारा कंपटीशन और बेहतर हम गुजरात को कैसे बनाएं उससे होगा, हम गुजरात को और मजबूत कैसे बनाएं उससे होगा। कमियों से कंपटीशन करते कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? मैं किसी भी दल पे टीका टिप्पणी नहीं करके अपनी मजबूती कैसे पेश करूं वो होगा। कंपटीशन हमें अपने लिए होता है, अपने आप को बेहतर करने से होता है। क्लियर तो कीजिए, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? फिर भी आपको कौन नजर आ रहा है अपने कॉम्पिटिशन? चलिए आप एक बात का जवाब दे दीजिए। 10 अक्टूबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं और वो कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि साइलेंट तरीके से जो कैंपेनिंग हो रही है उससे बचकर रहना है और उस पर खास फोकस करना है, अगर आपका कंपटीशन कोई नहीं है, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो ये साइलेंट कैंपेनिंग की तरफ कैसे इशारे किया गया? ये साइलेंट कैंपेनिंग वही है जो आज चुनाव भी डिस्कशन कर रहा था कि फेक चीजों को कैसे लोगों पर गुमराह किया जाता है। उसके लिए बकायदा हर एक ब्लॉक में सोशल मीडिया कंसल्टेंट के तौर पे लोग उपलब्ध रहेंगे। लोगों को गुमराह करने के लिए बाहरी शक्तियों का कैसे उपयोग किया जाता है वो पंजाब में भी देखने को मिला था। दूसरी बात, अभी कुछ पूर्व में प्रवक्ताओं ने एक बात विषय कही थी कि आम आदमी पार्टी में शिक्षा नीति के बाद लोगों को गर्व महसूस होता है सरकारी स्कूल में पढ़ने से। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि कुछ चीजें डेफिनेटली बदली है, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी के कितने बड़े नेताओं के बच्चे उस सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं जो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं वो मुझे बता दे, केवल जनता को गुमराह ना करे। दूसरी बात, मैं संजीव जी से लूंगी इसका। मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। दूसरी बात, उन्होंने कहा जो नए युवा वोटर्स जुड़े हैं वो रोजगार के तरफ देखेंगे। तो मैं उनको बता दूं, गुजरात ऐसा वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपिंग स्टेट है जहां पे ईजिंग और डूइंग बिजनेस के इंडेक्स के तहत सबसे ज्यादा यंग एज के इंटरप्रेन्योर निकल कर आ रहे हैं और ना वो कि वो रोजगार दे रहे हैं, देश में भी गुजरात से बाहर जाके भी रोजगार दे रहे हैं। कई ऐसे उदाहरण है। तो गुजरात अपने आप में एक सम्मानित स्टेट है, लोगों को रोजगार देने के। इसका रिएक्शन लूंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है ऋषभ जी, ठीक है, इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव आयोग पर कांग्रेस का बड़ा हमला। पीएम के कार्यक्रम के बाद तारीख का ऐलान हुआ है, ये कांग्रेस ने कहा है। मोदी जी के ऐलान के बाद चुनाव की तारीख क्यों आई, ये कहना है कांग्रेस का। मोदी जी पहले नए नए ऐलान कर रहे हैं, हम गुजरात चुनाव में जीत के लिए आश्वस्त है, ये कांग्रेस ने कहा है। तो कांग्रेस का कॉन्फिडेंस, कांग्रेस ने कहा है कि पहले क्यों कार्यक्रम हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और उसके बाद क्यों तारीखों का ऐलान हुआ, ये सवाल कांग्रेस पार्टी का। तो चुनाव आयोग पर कांग्रेस बिल्कुल, तो देखिए बड़ा हमला बोला है कांग्रेस ने यहां पर और कहा है कि मोदी जी के कार्यक्रम के बाद ही क्यों चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं आसिफ जी। चुनाव आयोग पर भी आप लोग सवाल उठाते हैं, इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग, उस पर भी सवाल उठा दिए जाते हैं, केंद्रीय जांच एजेंसी पर भी सवाल उठते हैं। वो कौन सी आपको लगता है कि एजेंसी है जिस पर आपको पूरी तरह से भरोसा है? क्योंकि चुनाव आयोग आपके हिसाब से निष्पक्ष नहीं है, केंद्रीय जांच एजेंसियां आपके हिसाब से निष्पक्ष नहीं है, तो आपके हिसाब से निष्पक्ष काम कर कौन रहा है कांग्रेस को छोड़कर? कांग्रेस ने हमला नहीं किया, हकीकत को सामने लेके आई है। किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी रैलियां कर रहे हैं, किस तरह रैलियां कांग्रेस नहीं कर रही है, पहले कभी नहीं हुआ। आप बताइए पहले ऐसा कब हुआ है कि दो जगह तारीख का ऐलान बाद में किया गया हो, गिनती एक दिन होनी हो? ये भाजपा के टाइम में होता है। किस तरीके से इलेक्शन कमीशन
भाजपा के इशारे पे काम कर रहा है। ये कहा उन्होंने, कोई गलत नहीं कहा पवन खेड़ा जी ने। अच्छा, आपके पास सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री उस दिन है, तो क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री से कोऑर्डिनेशन हुआ था इस चीज का कि मीटिंग होगी और उसके बाद कार्यक्रम के बाद ही ऐलान किया जाएगा चुनाव की तारीखों का? ऐसा क्या हुआ कि हिमाचल के साथ में आपको दिक्कत कर महसूस हुई कि चुनाव ये चीज चुनाव आयोग डिसाइड करेगा ना, चुनाव आयोग डिसाइड करेगा ना। डिसाइड करने में गिनती आप सेम नहीं कराएंगे, गैर दोनों का एक महीने का रख देंगे, लेकिन आप इसमें दिक्कत महसूस इलेक्शन कमीशन हो रही है। सुनिए, आप जीत गए तो निष्पक्ष चुनाव, हार गए तो ईवीएम से बेवफाई हो गई जी, ईवीएम सही नहीं थे। उसके बाद अगर दोनों की तारीख एक साथ नहीं हुई तो उस पर आपको लगता है कि यह भी प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के बाद हुआ है, यानी इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है। सीबीआई पे आपको भरोसा नहीं है, ईडी पर आपको भरोसा नहीं है, आपको भरोसा किस पर है? फिर भरोसा सरकार उठा रही है जनता के बीच से। किस तरीके से जब कैराना में उपचुनाव हो रहा था, बिल्कुल बॉर्डर पे जाके कैराना के जाके रोड का उद्घाटन करते प्रधानमंत्री, जब इलेक्शन कमीशन कहां चला गया था? तो इलेक्शन कमीशन अब धीरे धीरे जनता के बीच में संदेह के घेरे में आता जा रहा है। किस तरीके सरकार के साथ मिलकर मशीनरी की तरह काम कर रहा है सरकार की। वो निष्पक्षता के साथ आइए, आप चुनाव कराए, जनता सराख हो गए इलेक्शन कमीशन। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन के फैसले होंगे तो आवाज उठेगी। 2017 में भी डेट्स अलग-अलग ही ऐलान किए गए थे। आपका ये सवाल था ना कि इस बार क्यों गुजरात में थोड़ी देर बाद? मैं ये कह रहा हूं, ऐसा क्या हुआ भाजपा के आने के बाद ही अलग-अलग हो रहे? उससे पहले तो एक साथ चुनाव होते थे हिमाचल के गुजरात के। चलिए ठीक है, इस बीच एक बड़ी खबर, ठीक है मोहम्मद जी आपके सवाल को मैं लेके जाऊंगी। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, कांग्रेस के आरोप पर इलेक्शन कमीशन का जवाब सामने आया है। कांग्रेस के आरोप पर इलेक्शन कमीशन का जवाब आया है, चुनाव के पहले माहौल बनाया जाता है, यह इलेक्शन कमीशन ने कहा है। नेगेटिव माहौल बनाया जाता है, निष्पक्षता की बड़ी गवाही है, नतीजे का इंतजार करें। बिल्कुल, देखिए ये बड़ा जवाब है। देखिए इलेक्शन कमीशन को भी ये जवाब देना पड़ा। उन्होंने कहा है कि ये माहौल नेगेटिव करने की कोशिश है। कांग्रेस ने आरोप लगाया था दरअसल इलेक्शन कमीशन पर और ये कहा था कि क्यों प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाद ही चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया। तो नेगेटिव माहौल बनाया जाता है, यह कहना है सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन का। हालांकि आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी रहेगा तब तक जब तक वोट नहीं डाले जाएंगे, जब तक रिजल्ट्स नहीं सामने आएंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ी बात कही है कि निष्पक्षता की बड़ी गवाही है, नतीजे का इंतजार करें। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम मेरे सहयोगी आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।